आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दवान ENG 524 लेक्चर 9 पार्ट 2। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने मल्टी मोडालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके मुतालिक डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टी मोडालिटी। Forswell thinks that there is a lack of consistency in how terms are used, where authors tend to come up with their own unique meaning. फोर्सवेल ने इसकी इनकन्सिस्टेंट नेचर पे क्रिटिसाइज़ किया है। उनका कहना है कि इसमें जो डिफरेंट अथर्स होते हैं ना, वो अपने तरीके से टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं, उनको एक यूनिक मीनिंग दे रहे होते हैं। रेनल्ड्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट मल्टीमोडालिटी एनालिसिस में सफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट बट फॉल शॉर्ट ऑन शोइंग हाउ दीज एक्चुअली प्रोड्यूस क्लियर इंसाइट। इसके अलावा यहाँ पे रेनल्ड्स ने ये इस पे क्रिटिसिज्म किया है। उनका ये कहना है कि जो मल्टी मोडालिटी है ना, इसमें चीज़ों को बहुत उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उनमें जो उनकी क्लियर इंसाइट है ना, कि वो एक्चुअली प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। जैसे कोई इमेज है तो वो इमेज क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, ये तो इसमें हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या और वो किस तरह से मीनिंग कन्वे कर रही है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसकी यहाँ पे लैकनेस होती है। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट मल्टीमोडालिटी मस्ट अवॉइड द टनल विजन। फोर्सवेल एंड मैचन, अब फोर्सवेल और मैचन का ये कहना था कि इसमें ना हम एक ही थ्योरी, एक ही कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीमोडालिटी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। Need to engage with the field which can offer guiding principle into which the finer kinds of analysis multimodality can be organized such as film studies and media studies। और हमें चीज़ों को जो जैसे फिल्म स्टडीज़ और मीडिया स्टडीज़ है ना, इनसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि रियल लाइफ में ये एक्चुअली मल्टीमोडालिटी वर्क कैसे करती है। आल्सो टू engage with practitioner and take ethnographic approach might be fruitful in order to explore the actual use of semiotic resources such as telegraphy और layout। और इसके अलावा हमें टेलीग्राफी और लेआउट को स्टडी करने की ज़रूरत है कि इसमें जो सिम्बियोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो किस तरह से मीनिंग प्ले करते हैं। और एथनोग्राफिक का मतलब होता है रियल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करना, उनकी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करना। Systematic functional linguistic SFL helps to explore these semiotic resources. SFL also tends to use text and other semiotic material in order to establish the grammar. The underlying systematic resources departing from the assumption that the semiotic behavior of sign maker is guided by more or less the same convention regardless of context and semiotic modes involved। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो SFL है, सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक है, ये बेसिकली ये स्टडी करता है ना कि लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज यूज़ में और कम्युनिकेशन में ग्रामर का अहम रोल होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रिसोर्सेज है ना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एसएफएल के जो 3 मेटा फंक्शन है वो इनफ नहीं है, क्योंकि एसएफएल जो है ना वो ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जबकि ग्रामर के बगैर भी कम्युनिकेशन हो सकती है। जिस तरह बैटमैन का भी ये कहना है कि क्योंकि ये रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को, रियल जो कम्युनिकेशन है उसको इग्नोर करता है और बहुत ज़्यादा फोकस ग्रामर पे करता है। और इसकी जो 3 मेटा फंक्शन है ना, एडिशनल, इंटरटेक्सचुअल और इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल, तो वो इनफ नहीं है रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। नॉट ऑल काइंड ऑफ सिम्योटिक रिसोर्सेज आर सुटेबल टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द 3 मेटा फंक्शन, देयरफॉर इट कैन कैरी आउट एन आइडियोलॉजिकल वर्क थ्रू पोजिशनिंग एंड द क्रिएटिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। आगे यहाँ पे जो हेलिडे का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को ही प्रमोट करता है। हेलिडे ने ऑब्जर्व किया था कि उनका जो बेटा था वो जब लैंग्वेज लर्न कर रहा था तो उसमें वो लैंग्वेज का, अल्फाज का यूज़ किए बगैर अपने जेस्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से अपना मैसेज कन्वे कर सकता था। तो उनका भी ये कहना है कि हम जो पैरालिंग्विस्टिक यूज़ है इनकी मदद से भी अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर भी अपना जो मीनिंग है वो कन्वे कर सकते हैं। फाइनली एंड क्रूशली फॉर मल्टी model CDA, an approach to modes which focuses on the systematic part of communication, we serve to downplay the situated symbiosis unfolding in times and space। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि जो CDA अप्रोच है ना, उस पे जो फोकस होता है वो सिस्टमेटिक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे होता है, यानी कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ग्रामर के अलावा वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं और रियल लाइफ में जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं। आगे जी हमारे पास टॉपिक है 40, द रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल प्रैक्टिस। व्हाट इज़ रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन? सोशल प्रैक्टिस की आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी सोशल प्रैक्टिस हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है। अब इसको लें, एक यानी सोशल प्रैक्टिस को लें, उनको एनालाइज करें
फिर उसको एक नए तरीके से सोसाइटी में मीडिया के ज़रिए, लैंग्वेज यूज़ के ज़रिए सोसाइटी में जब प्रेजेंट करें तो इसको कहते हैं रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। Recontextualization of social practices is useful as it draws particular attention to the sequence of activity or script that can be understood as the doing of discourse. When Lehman and Woodick, her discourse can be thought of as representing knowledge of what goes in a particular social practice. अच्छा, जैसे आप मैंने शॉपिंग और टीचिंग की एग्जांपल दी, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है। जैसे उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप टीचिंग की एग्जांपल लें, उसमें कुछ आइडियोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, हर एक का एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, और उसमें कुछ कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन सब को एनालाइज़ किया जाता है किसी भी सोशल प्रैक्टिस को एनालाइज करते वक्त। फिर उसको एक नए तरीके से मीडिया और लैंग्वेज का यूज़ करके एक नए तरीके से उसमें कुछ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन करके उसको रीऑर्डर करके पेश किया जाता है सोसाइटी के सामने, और उसको एक नया रुख दे दिया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यूनिवर्सिटी ब्रोशर की, कि किस तरह से उसमें अब एक यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ये वो वगैरह। इस तरह से ना, मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा उसमें शामिल किया जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन की जाती है चीज़ों की। अब यहाँ पे ना फिर डिफरेंट स्कॉलर ने इस पे क्रिटिसाइज भी किया है। जिस तरह ओ हेलरन का कहना है कि सच प्रोसेसेस अलाउज द यूनिवर्सिटीज टू बिकम बेटर वैल्यू फॉर मनी, टू प्रोवाइड अ बेटर सर्विस टू द पब्लिक एंड आल्सो प्रोवाइड क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड बट critics of this management strategy suggest rather in such cases public institution case to be operated along priorities based on the experience of professional employees, on their knowledge of research processes and pedagogy, but on criteria that comes from a more generic मैनेजमेंट लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे इनका ये कहना है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो लोगों को ये एक्सप्रेस करती हैं, ये बताने की कोशिश करती हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और जो है यहाँ पे आपको मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के प्लस पॉइंट होते हैं ना, वो लोगों के सामने लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ करके किस तरह से सामने लाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। और यहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म ये है कि इसकी वजह से ना जो मेन पर्पस है ना, यानी तदरीस का मकसद है यूनिवर्सिटी में, जो उनका काम है ना पढ़ाना, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट पे फिर ज़्यादा फोकस शुरू कर देते हैं और मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। और इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि तालीमी इदारे हैं, वो तालीम देने के बजाय एक बिज़नेस बन चुके हैं आज के दौर में। यहाँ पे इन्होंने यही बात की है। एम्प्लॉयज़ बिकम्स अनप्रोफेशनल एंड देयर एनर्जीज आर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड अवे फॉर्मर कोर एक्टिविटीज़ टू शोइंग दैट बिजनेस टारगेट आर बीइंग मेट। ये पावर का कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटीज़ फोकस मच ऑन ब्रोशर्स एंड वीगन स्टेटमेंट्स आर केप्ट बोल्ड टू अट्रैक्ट मोर ऑडियंस। इस तरह से वीगन को भी बोल्ड रखा जाता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनका जो फोकस होता है वो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट पे होता है। सम हाईलाइट द वीगन दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड एंड डिस्क्राइब स्टाफ एंड मे बी पॉपुलर फॉर द ऑडियंस, और मेंशन द स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ विच आर इंपॉर्टेंट टू एंगेज मोर ऑडियंस। और ये सब कुछ ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ज़रूरी होता है। द एनालिसिस shows that such documents contain semiotic modes in different ways, relying on their specific affordness and interrelationship in order to communicate। तो ये जो ब्रोशर्स होते हैं और इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, इनकी स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह सिमियोटिक मोड का डिफरेंट वेज में यूज़ करके, आप जिस तरह वेबसाइट्स पे या ब्रोशर में देखें तो उसमें सिर्फ लिखा नहीं होता है, विजुअल्स भी ऐड होते हैं, ग्राफिक्स और पिक्स वगैरह भी ऐड होती हैं। तो किस तरह से वो हर एलिमेंट, हर सिमियोटिक मोड अपना एक वहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है, और उनका आपस में किस तरह से इंटर रिलेशनशिप होता है, और वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑडियंस से। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।